जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में कि तुगलक वंश का जो शासनकाल था वो भारत में कहाँ कहाँ पर विस्तार था और कहाँ कहाँ पर क्या उन्होंने अपने साम्राज्य की नींव को रखा था। तो इससे पिछली जो वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली थी तो उसमें क्या हमने खिलजी वंश के बारे में पढ़ा था कि खिलजी वंश का भी शासनकाल भारत में कहाँ कहाँ पर था और उसमें कौन कौन से शासक रहे थे। तो उसमें हमने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, और भी कई शासक आए थे, परंतु मुख्य जो शासक थे उनके उनसे संबंधित जितने भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे हमने उस वीडियो में हमने उन्हें देखा था। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें जो तुगलक वंश था हमारा, इसका जो समय काल था, इसका समय काल क्या था। इसका समय काल था 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक क्या है इसका समय काल था। और ये क्या है तीसरा शासक वंश था दिल्ली सल्तनत में, पहला था। अब हम देख लेते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसको क्रूर संकी पागल क्यों कहते थे, इसने कौन कौन सी ऐसी योजनाएं चलाई थी जिसकी वजह से क्या है इसको क्रूर संकी और पागल कहते थे। तो देख लेते हैं हम इसने कौन कौन सी योजनाएं चलाई थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसने जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये क्या चाहता था, अपने जो राज्य में क्या राजकीय आय की वृद्धि करना चाहता था। तो इसके लिए इसने एक योजना बनाई कि हम क्या करते हैं आय में करों में क्या वृद्धि कर देते हैं। तो इसने उस योजना को क्या है एक दोआब क्षेत्र में लागू किया था, यानी कि दोआब कर में वृद्धि करना, यानी कि इसी योजना का नाम था। तो एक क्षेत्र था दोआब क्षेत्र, उस जगह पे क्या इसने क्या करों में क्या वृद्धि कर दी। दुर्भाग्यवश वहां पर क्या हुआ, वहां पर क्या है अकाल पड़ गया, यानी कि बारिश वारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया और किसानों की क्या है हालत क्या खराब हो गई, यानी कि उनकी फसल हुई नहीं। और वह क्या है वह उस चीज की मांग कर रहे थे कि उनको क्या रियायत दी जाए, उनका जो लगान जो पे करते हैं उसको क्या है क्षमा कर दिया जाए, वो इस तरह की आशा कर रहे थे। परंतु इसने क्या है उस समय में ये दोआब कर में क्या वृद्धि कर दी, यानी कि वो किसान मांग कर रहे थे कि उनकी जो लगान है उसको माफ किया जाए, बल्कि इसने क्या है करों में क्या वृद्धि कर दी उस समय में। तो किसानों ने क्या विद्रोह कर दिया और किसानों द्वारा किया गया क्या पहला विद्रोह था किसी शासक के खिलाफ दिल्ली सल्तनत में। तो दोआब कर में वृद्धि जब किसानों ने विद्रोह कर दिया तो इसने क्या है एक विभाग की स्थापना करी थी, दीवान ए अमीर को ही विभाग, यानी कि किसानों को लिए क्या है एक विभाग की स्थापना करी। उसमें क्या है किसानों से पूछ रहे थे कि हाँ भाई कितना नुकसान हुआ आपका जो भी है, इस तरीके से एक विभाग की स्थापना करी। तो कुल मिला के क्या है ये वाली जो इसकी जो इसने योजना बनाई दोआब कर में वृद्धि करना, ये भी क्या है इसकी असफल हो गई। उसके बाद राजधानी परिवर्तन योजना, इसने क्या करा अपनी राजधानी को क्या है ट्रांसफर करने की सोची, यानी कि राजधानी को एक जगह से क्या दूसरी जगह पर स्थानांतरित करने का इसने सोचा, एक योजना बनाई। यानी कि इसने क्या है यहाँ पर पहले राजधानी क्या थी दिल्ली, यहाँ पर आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या दिल्ली पे क्या है इसकी राजधानी थी। इसने क्या है राजधानी को दिल्ली से क्या है दौलताबाद, यानी कि यहाँ से दौलताबाद कहाँ पर है महाराष्ट्र में, यानी कि मुंबई क्या महाराष्ट्र स्टेट में है, महाराष्ट्र में दौलताबाद, वहां पर क्या है इसने राजधानी को स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर करने के इसके क्या है दो कारण थे। एक कारण तो ये था उस समय क्या मंगोलों का आक्रमण हो रहा था, यानी कि जो मंगोल थे काफी बड़े शासक थे मंगोल, उस समय में क्या है उनको आक्रमण हो रहा था मंगोलों का। तो उनके आक्रमण से बचने के लिए, यानी कि मंगोलों के क्या आक्रमण से बचने के लिए इसने क्या है राजधानी को क्या है यहाँ पर दौलताबाद ट्रांसफर कर दिया। दूसरा जो उसका मकसद था वह क्या था, वह था इसका इस्लाम का प्रचार और प्रसार, यानी कि इस्लाम का प्रचार और प्रसार करना चाह रहा था ये। तो ये दोनों कारण थे जिसकी वजह से क्या है इसने राजधानी को क्या है दिल्ली से लेकर क्या है दौलताबाद क्या है वहां पर ट्रांसफर कर दिया। परंतु इसकी ये जो योजना थी ये भी क्या असफल हुई। उसके बाद ये भी योजना इसकी असफल हो गई। तीसरी योजना इसने क्या है प्रतीक मुद्रा योजना, यानी कि इसने क्या है प्रतीक मुद्रा योजना चलाई थी अपने समय में एक, यानी कि तांबे और कांसे के सिक्के चलाए थे, तांबे और कांसे के सिक्के चलाए, परंतु उन जो सिक्कों को बनाने की जो वो विधि थी उसको क्या है गुप्त नहीं रखा, उसको क्या है इसने लोगों को सार्वजनिक कर दिया, जिसकी वजह से क्या वहां के जो राज्य में जितनी भी जनता थी उन्होंने क्या है उन सिक्कों को क्या बनाना चालू कर दिया, यानी नकली सिक्कों को क्या बनाना शुरू कर दिया। तो जिससे क्या है जो बाजार थे वहां के उस समय में क्या वहां पे क्या है काफी मात्रा में क्या नकली सिक्के जारी हो गए थे। तो इसकी वो योजना भी क्या है असफल मानी गई। और जो इसने सिक्के चलाए थे तांबे और कांसे के, उनकी जो वैल्यू क्या थी चांदी के बराबर उनकी वैल्यू थी उन सिक्कों की, परंतु निर्माण विधि गुप्त नहीं रखी, जिसकी वजह से क्या है वह सिक्के घर घर बनने लगे। और यह जो योजना थी इसकी ये भी क्या असफल हुई। उसके बाद इसने एक अभियान चलाया खुरासान अभियान।
क्योंकि ये इसे जो क्रूर संघी कहते थे वो इन्हीं योजनाओं की वजह से कहते थे। तो इसने क्या एक अभियान चलाया था, खुरासान अभियान। उस अभियान में क्या था, ईरान में, यानी कि ईरान में क्या है, मंगोलों का पतन हो रहा था उस समय, यानी कि मंगोलों का पतन हो गया था। वहां पर क्या है, राजनीतिक अस्थिरता फैल चुकी थी, कि मतलब वहां पर क्या राजनीतिक तंत्र नहीं चल रहा था, क्योंकि वहां पर क्या मंगोलों का पतन हो गया था, मंगोल ऑलमोस्ट क्या समाप्त हो गए थे। तो उस राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाने के लिए इस मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इसने क्या उस समय में क्या लगभग 3,70,000 सैनिक, यानी कि 3,70,000 सैनिकों को क्या वहां पर भेज दिया, और उनको क्या है 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया, यानी कि 1 साल का क्या है, 1 वर्ष का क्या है अग्रिम भुगतान कर दिया उन सैनिकों को। और अंत में इसने क्या किया, जो खुरासान जो वहां के शासक थे उनसे क्या है संधि कर ली, उनसे क्या है संधि कर ली। तो इसका क्या है, यह जो इसने अभियान चलाया, जो इतने 3,70,000 सैनिकों को जो अग्रिम वेतन दिया, यह भी क्या है असफल हुआ। तो ये भी क्या है, इसकी नीति क्या है बेकार थी। उसके बाद इसने एक अभियान चलाया, कराची अभियान। हालांकि इसने जो अभियान चलाए तो बढ़िया थे, परंतु क्या वे सफल नहीं हो पाए, वे असफल हो गए। उसकी वजह उनमें क्या कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई थी, जिसकी वजह से क्या है इसकी जो योजनाएं थी सफल नहीं हो पाई। उसके बाद इसने एक अभियान चलाया था, कराची योजना। कराची योजना क्या थी, इसने क्या है यहाँ पर चीनियों की, यानी कि चीनियों की बढ़त को रोकने के लिए, यानी कि जो चाइना के जो लोग थे उनकी जो वो भारत में एंटर ना कर जाए, उनकी बढ़त को रोकने के लिए इसने क्या करा, हिमालय के कुमाऊं क्षेत्र में, यह हिमालय क्या हिमालय पर्वत है, वहां के कुमाऊं क्षेत्र में हिमाचल में इसने क्या है लगभग क्या है उस समय में क्या है 10,000 सैनिकों को का भेज दिया, लगभग क्या 10,000 सैनिकों को वहां भेज दिया कि आप जाओ वहां पर, वहां पे यहाँ पर क्या है सैनिक तैनात कर दिए कि यहाँ पर चीन से, अगर यहाँ से चीन से कोई भी सैनिक आते हैं, कोई भी लोग आते हैं, तो उनको क्या आपको एंटर नहीं करने देना है। परंतु उसका दुष्परिणाम क्या हुआ, जब लोग वहां पर गए, क्योंकि हिमालय की जो चोटियां हैं, पर्वत हैं, रास्ते वहां के दुर्लभ रास्ते वहां के, तो कई सैनिक, जितने भी सैनिक थे आधे से ज्यादा सैनिक क्या वहां के रास्ता भूल गए, और आपसी विवाद के कारण क्या लड़कर मर गए। तो जो इब्ने बतूता, इसी समय में क्या इब्ने बतूता एक मोरक्को अफ्रीका से क्या है इब्ने बतूता आया था, उसके अनुसार क्या है जितने भी 10,000 सैनिक गए थे उसमें से क्या है ओनली क्या 10 अधिकारी, यानी कि जो 10 अधिकारी थे वही वापस आए थे, बाकी क्या सारे मारे गए थे। तो इसकी ये जो योजना थी कराची योजना, ये भी क्या है असफल रही, एकदम क्या है व्यर्थ रही। तो इसकी वजह से क्या इसको क्या है संघी कहते थे, क्रूर कहते थे कि इसमें क्या दिमाग नहीं है, ये पागल है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इब्ने बतूता एक यात्री आया था, मोरक्को अफ्रीका से आया था यात्री। कब आया था, 1333 ईस्वी में आया था। इसकी विद्वता से, यानी कि इसकी जो विद्वान, ये इसके विद्वान था, इसकी विद्वता से खुश होकर क्या है मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया, यानी कि दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। और इसने क्या है काफी दिनों तक ये दिल्ली में रहा, और इसने क्या है दिल्ली के काजी के तौर पर कार्य किया। उसके बाद इसके समय में, इसी के समय में, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण में, यानी कि जब ये यहाँ पर आया था तो दक्षिण भारत में यहाँ पर क्या है इस जगह पे, यहाँ पर क्या है हरिहर एवं बुक्का, यानी कि हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे, हरिहर एवं बुक्का नाम के। इन्होंने क्या है 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य, यानी कि स्वतंत्र क्या है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी इसी के समय में। और उसके बाद एक ये था क्या नाम है बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी इसी के समय में, किसके मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1347 ईस्वी में, लगभग क्या है 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह था। यानी कि दो जो शासक थे, एक तो ये थे हरिहर एवं बुक्का, इन्होंने क्या है स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। उसके बाद अलाउद्दीन बहमन शाह था, उसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी 1347 ईस्वी में। लगभग क्या है इसने जो अभियान चलाए तो इसलिए थे ताकि वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। परंतु क्या है उसके बावजूद भी क्या है दो यहाँ पर क्या है हरिहर एवं बुक्का और विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य ने क्या है स्वतंत्र रूप से क्या अपना साम्राज्य चलाया। उसके बाद अंत में लगभग 1351 ईस्वी में, ये थोड़ा रफ हो गया है, 1351 ईस्वी में क्या है जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसकी क्या मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो अगले शासक आते हैं वो कौन थे, वो थे फिरोज शाह तुगलक, यानी कि फिरोज शाह तुगलक क्या है अगले शासक थे, जिन्होंने क्या है जिनका समय काल क्या है लगभग 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक इन्होंने क्या है अपने साम्राज्य क्या का विस्तार किया था। तो जो फिरोज शाह तुगलक जो शासक बने थे, जब इन्होंने सुल्तान की गद्दी पकड़ी, यानी सुल्तान की गद्दी पर जब ये बैठे
तो लगभग क्या है ये 45 वर्ष की उम्र के थे, यानी कि 45 वर्ष की उम्र के क्या है सुल्तान बने। और इन्होंने क्या है जो शासन किया वो क्या था शरीयत के अनुसार, शरीयत के अनुसार इन्होंने क्या है शासन किया था। और जो पिछले जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या है कई सारे जो योजनाएं चलाई थी उनको क्या है इसने कई सारे कार्यों को क्या वापस दिया था, बंद किया था उनको। उसके बाद इसको क्या है सल्तनत काल का अकबर, यानी कि जो फिरोज शाह तुगलक था इसको क्या है सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। क्योंकि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने क्या है किसानों का ऋण माफ किया था। यानी कि कई बार अगर किसानों की खेत फसल नहीं होती थी या सूखा पड़ जाता था या कोई भी ऐसी कोई बात होती थी तो ये क्या किसानों को क्या ऋण क्या माफ कर देता था। इसलिए क्या इसे सल्तनत काल का अकबर की उपाधि भी दी गई थी। इसने अपने समय में क्या है 4 प्रकार के कर लगाए थे, यानी कि कर तो क्या है उस समय काफी प्रकार के थे परंतु इसने क्या है 4 प्रकार के कर लगाए थे। कौन कौन से थे मैं आपको बताना चाहूंगा। खुमस, एक तो खुम्स था, ये क्या था युद्ध में लूट का माल, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति क्या युद्ध में अगर कहीं युद्ध करता है वहां से क्या है माल लूटता है तो उसमें राजा का कितना प्रतिशत हिस्सा होगा वो उसे क्या कहते थे खुम्स कहते थे। उसके बाद जजिया, जजिया कर था आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा, गैर मुस्लिम कर, यानी कि कोई भी क्या है मुस्लिमों को छोड़कर कोई भी हिंदू या पंजाबी या बौद्ध ईसाई यानी कोई भी जो उस समय के धार्मिक लोग थे अगर वो अपनी धार्मिक यात्रा पर जाते तो उन्हें क्या है कर देना पड़ता था। उस कर को क्या कहते थे जजिया कर कहते थे। तो गैर मुस्लिमों पर क्या जजिया कर लगाया था। दूसरा जकात, यह कर था ये काफी बढ़िया कर था इसके समय में। इसके अंतर्गत क्या था जो अमीर लोग होते थे यानी कि जो क्या है समृद्ध लोग होते थे उनसे क्या 2.5% का लगान वसूल किया जाता था। और उन लगान से क्या है जो गरीब लोग होते थे जो साधनहीन होते थे उनकी क्या मदद की जाती थी उस समय में। तो जकात कर क्या है इसका काफी बढ़िया कर था, अमीरों से लेकर क्या है गरीबों की मदद करना। एक इसका कर था खराज, खराज क्या था लगान था, यानी कि जो किसानों से क्या है खेती के रूप में क्या है जो खेती करते हैं फसल करते हैं तो उससे जो लगान लिया जाता था उसको क्या कहते थे उस समय में खराज कहा जाता था। तो कुल मिला के क्या है इसने 4 प्रकार के कर लगाए थे। पहला क्या था खुमस, दूसरा जजिया, तीसरा जकात और चौथा खराज। यानी कि इस तरीके के क्या है फिरोज शाह तुगलक ने क्या 4 कर लगाए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद इसने क्या किया था अपने समय में दंड प्रावधानों को समाधान सामान्य, यानी कि इससे जो पिछले जो शासक रहे थे इन्होंने क्या है जो दंड की भूमिका थी उसको क्या मृत्यु दंड में यानी कि काफी कठोर थी। इसने क्या है दंड के प्रावधानों को सामान्य कर दिया था। सामान्य करने का मतलब क्या है किसी ने अगर छोटा अपराध किया है तो उसको छोटी सजा और किसी ने बड़ा अपराध किया है तो उसको क्या बड़ी सजा, यानी कि सामान्य कर दिया था दंड प्रावधानों को। सरकारी सेवाओं को वंशानुवाद किया था, यानी कि जो भी क्या है इसके शासन काल में जो अधिकारी कार्य कर रहे होंगे फिर उनके बाद क्या है उनके जो पुत्र होंगे उनको नौकरी पर रख लिया होगा तो सरकारी सेवाओं को क्या वंशानुवाद किया। उसके बाद नगद वेतन की जगह, यानी कि नगद वेतन की जगह इसने क्या भूमिदान करना शुरू किया कि जो भी सैनिक या अधिकारी इनके पास इनके दरबार में साम्राज्य में काम कार्य करते थे उनको क्या नगद वेतन देने की जगह इन्होंने क्या भूमिदान देना शुरू कर दिया कि इतनी भूमि क्या है आपकी है। फिर उसके बाद जब ऐसे करके क्या भूमिदान देना इन्होंने शुरू किया। ब्राह्मणों पर जजिया कर, इसने एक कार्य भी किया था जिसकी वजह से क्या इतिहास में इसका काफी वर्णन मिलता है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था इसने, क्या है जो ब्राह्मण थे उन पर भी जजिया कर लगा दिया था। जजिया कर मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया क्या है जजिया कर। तो जो जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम था कौन था, फिरोज शाह तुगलक। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यानी कि ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था दिल्ली सल्तनत का, वह कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। उसके बाद इसने अपने समय में क्या निःशुल्क चिकित्सालय, यानी कि इसको जब भी तो क्या है सल्तनत काल का अकबर कहते थे, निःशुल्क चिकित्सालय यानी कि शिफा खाना की स्थापना करी थी। उसके बाद इसके जो समय में क्या है ये क्या दासों से बहुत प्रेम करता था, यानी कि इसके समय में क्या काफी सारे दास थे। लगभग क्या है जो इनकी संख्या बताई जाती है 1,80,000। इसके समय में क्या है 1,80,000 दास थे जिन्हें क्या है 10 से 100% वार्षिक वेतन में दिया जाता था, यानी कि इतना क्या है उन्हें जो दास थे इसको उनको वेतन भी दिया जाता था। इसने एक विभाग की स्थापना करी थी दीवाने बंदगान, यानी कि इनके लिए क्या दासों के लिए एक विभाग की स्थापना करी थी, दीवाने बंदगान की स्थापना करी थी। जब फिरोज शाह तुगलक ने अपना क्या है काफी साम्राज्य किया, एक इसका ये भी कारण था फिरोज शाह तुगलक ने क्या नदियों से सिंचाई, यानी कि मैंने आपको बताया था मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या है नहरें बनवाई थी। नहरों से सिंचाई करवाना किसने शुरू किया था,
फिरोज शाह तुगलक ने, यानी कि नहरों से सिंचाई करवाना क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने आरंभ किया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के क्या दो पुत्र थे, पहला कौन था, फतेह खान, और दूसरा था ये मोहम्मद खान, मोहम्मद खान। तो इसका क्या है, ये जो फतेह खान था इसकी क्या मृत्यु क्या है, इसी के सामने शासन काल में हो गई थी, यानी कि फिरोज शाह के शासन काल में क्या है फतेह खान की मृत्यु हो गई थी। और जो मोहम्मद खान था ये थोड़ा सा क्या है वैसा था, मतलब अधिकारी, मतलब अपने कर्तव्यों को निभाता नहीं था, मतलब अय्याशी करता था थोड़ा सा। तो उस तरीके की क्या है, तो मोहम्मद खान के इसके स्वभाव की वजह से क्या है दासों ने क्या है इसको भगा दिया, यानी कि इसने क्या दास जो इसके थे इसने क्या है इन्होंने दासों ने इसको क्या है साम्राज्य से क्या भगा दिया था। उसके बाद जो फतेह खान का पुत्र था तुगलक शाह, इसने जो शासन किया था 1388 से लेकर 1389 तक इसने क्या है शासन किया था दिल्ली सल्तनत में, क्या है तुगलक वंश में। उसके बाद जो अंतिम शासन था, यानी कि अंतिम शासक तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, महमूद शाह, यानी कि ये क्या था दिल्ली सल्तनत का क्या क्या अंतिम शासक था, जिसने क्या 1394 ईस्वी, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ 1394 ईस्वी में क्या लगभग क्या अपना शासन संभाला। उसके बाद 1398 ईस्वी, यानी कि 1398 ईस्वी में क्या है तैमूर आक्रमण, यानी कि तैमूर का आक्रमण हुआ था, और यह क्या है गुजरात भाग गया था, यानी कि जब वहां पर आक्रमण हुआ था ये यहाँ से लेकर क्या है यहाँ पर भाग गया गुजरात में क्या है ये यहाँ से छोड़ के क्या है उसको भाग गया। और अंत में 1414 ईस्वी में 1414 ईस्वी में क्या है इसकी क्या है मृत्यु हो गई। तो यानी कि हमने शासनकाल में पढ़ा 1320 से लेकर 1414, यानी कि लगभग क्या है 1414 में अंतिम शासक कौन था, नसीरुद्दीन महमूद शाह, जो कि क्या है फिरोज शाह का ही पुत्र था, यानी कि फिरोज शाह का पुत्र था ये। फिर इसका जो पुत्र था कौन था, नसीरुद्दीन महमूद शाह, जो अंतिम शासक था तुगलक वंश का। तो इसमें क्या हमने लगभग क्या है सभी जो तुगलक वंश के क्या है सभी शासकों को पढ़ लिया। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी क्या है सैयद और लोधी वंश के ऊपर आएगी, यानी कि गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी। तो इसमें वीडियो में हमने क्या तुगलक वंश के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम सैयद और लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।